मुल्क में शहरों का नाम बदलने की सियासत रफ्तार पकड़ रही है। यूपी की योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदलकर नाम पर सियासत को महमीज देने का काम किया। महाराष्ट्र में बीजेपी की हलीफ शिवसेना अब फडणवीस हुकूमत से औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का मुतालबा कर रही है। शिवसेना को योगी की शहरों की नाम बदलने की सियासत पसंद आ रही है, लिहाजा उसने फडणवीस हुकूमत से औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का पुरजोर मुतालबा किया है। शुरू हो गया सिलसिला गांवों का और शहरों का नाम बदलने का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या सरकार से हम चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, लेकिन फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। अच्छी बात। इलाहाबाद का प्रयाग तीर्थ कर दिया, प्रयागराज कर दिया है। अहमदाबाद का कर्णावती होने जा रहा है। और भी कुछ नाम बदलने का मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन हमारी एक मांग रही हमेशा महाराष्ट्र में औरंगाबाद का संभाजी नगर करें, वहां उस्मानाबाद का धाराशिव करें। उस बारे में तो कोई कदम नहीं उठा रही है सरकार। तो हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं महाराष्ट्र के, अब अयोध्या फैजाबाद से शुरू हुआ है तो औरंगाबाद तक लाइए, संभाजी नगर तक लाइए। शिवसेना मरकज की मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की तनकीदें करती रही है, लेकिन लगता है शहरों के नाम बदलने की सियासत उसकी तबीयत से मुताबिकत रखती है और वो बीजेपी के हथियार से फडणवीस हुकूमत के लिए परेशानियां खड़ी करके, यानी वो एक तीर से कई निशाना साधना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मुल्क में बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतें इन दिनों शहरों की घर वापसी कराने में जुट गई हैं। यूपी की योगी हुकूमत से तहरीक लेते हुए अब गुजरात की बीजेपी हुकूमत अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती करना चाहती है। अपोजिशन और दानिश्वर तबका शहरों के नाम बदलने को सियासी मुफाद से ही ताबीर कर रहे हैं। छह 600 साल पुराने अहमदाबाद शहर का नाम पहली बार बहस में नहीं आया है। इससे पहले भी 1990 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर के नाम को तब्दील करने की तजवीज मरकजी हुकूमत को रवाना की थी। मरकज से तजवीज को मंसूख कर दिया गया, लेकिन बोलचाल में अहमदाबाद इस्तेमाल किया जाने लगा। अब मौजूदा रूपानी हुकूमत अहमदाबाद का नाम कर्णावती करना चाहती है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के मुताबिक गुजरात हुकूमत को किसी मखसूस तबके को खुश करने के लिए शहर का नाम नहीं बदलना चाहिए। कि ओरिजिनल कल्चर है हिंदुस्तान का, यहाँ की मस्जिदों के अंदर भी आपको मिलेगा, यहाँ की वावों के अंदर भी आपको मिलेगा। हिंदू मुसलमानों की एकता का एक प्रतीक है यहाँ की मसाजिद भी। यहाँ की वाव और यहाँ पर जो भी तारीखी चीज़ें वो हिंदू मुसलमानों के एकता के प्रतीक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अहमद शाह बादशाह कि इस शहर को अगर नाम तब्दील करने के लिए अगर किसी ने ऐलान किया, कोशिश कर रहे हैं, तो ये गोया के जो तारीख़ हैं, उस तारीख़ को जिसका मुहसिन है हमारे इस देश के ऊपर, ये शहर, उस मुहसिन के एहसान को हम भुला देने के मुतरादिफ हैं। अहमदाबाद शहर का नाम तब्दील करने का मामला सबसे पहले गुजरात के नायब वजीर आला नितिन पटेल ने उठाया था। उन्होंने कहा था कि हुकूमत इस मामले को लेकर गौर कर रही है, लेकिन अब गुजरात के वजीर आला ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 2019 से पहले इस शहर का नाम बदलने का ऐलान कर दिया। दानिश्वर इसे सियासत से ताबीर कर रहे हैं। कर्णावती की बात जो बहुत साल से चल रही है, इसके बारे में जरूर हम विचारणा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और लीगली और सभी पहलू से देखते हुए उस पर ठोस कदम उठाए जाएंगे और आने वाले दिन में इसके बारे में सोचेंगे।
ये बिल्कुल पोलराइजेशन वाला सब्जेक्ट है और इसमें हिंदू मुस्लिम 100% बटे रहेंगे, बल्कि काफ़ी सारे हिंदुओं के आप ओपिनियन लेंगे तो वो भी कहेंगे कि नहीं भाई अहमदाबाद तो हमारी आइडेंटिटी है। तो ऐसा नहीं है कि सब हिंदू भी इसकी फेवर में है। और इसीलिए सरकार ने ये मामला लेट 90s से ठंडे बस्ते में रखा हुआ है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि ये ग्रास रूट लेवल से इतनी जोरदार डिमांड है नहीं और इसमें लोग बटे हुए हैं, इवन हिंदूज भी बटे हुए हैं। सब हिंदूज नहीं चाहते कि ये अहमदाबाद से कर्णावती हो जाए। जनता में से ग्रास रूट से अगर ये बात आई, धीमे धीमे करके उठी कि नहीं कर्णावती नाम चाहिए नहीं चाहिए, और अगर वो लगा कि ये पॉलिटिकली अब फायदे में है, तो सरकार, ये बीजेपी की सरकार है, वो फिर से वो इश्यू रीइन्वेंट कर सकती है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। शहरों के नाम माजी में भी बदले गए हैं। बनारस को वाराणसी किया गया, बॉम्बे का नाम मुंबई किया गया, मद्रास को चेन्नई, तो कलकत्ता को कोलकाता और उड़ीसा को उड़ीसा। लेकिन नाम बदलने से इन शहरों की न तो पहचान बदली और न यहाँ के लोगों के मसाइल हल हुए। इसलिए ये तो जाहिर है कि नाम की सियासत से न तो आवाम को कोई फायदा पहुंचता है और न ही इससे शहर की तहजीब व सकाफत का कोई लेना देना। इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सियासत से होता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अहमदाबाद से आरिफ आलम की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं कर्नाटक में टीपू जयंती पर शुरू हुए सियासी घमासान की। टीपू जयंती की मरकजी तकरीब विधानसभा में ही मुनक्किद होगी। बेंगलुरु में वजीर अक़लियती बहबूद और औक़ाफ ज़मीर अहमद खान ने ये बात कही। ज़मीर अहमद खान ने कहा कि कुछ कन्फ्यूजन की वजह से जगह की तब्दीली की गई थी, लेकिन अब विधानसभा के बैंक्वेट हॉल में ही तकरीब मुनक्किद करने का फैसला लिया गया है। वाज़ेह है कि रियासत के नायब वज़ीर आला जी परमेश्वर ने टीपू जयंती की तकरीब विधानसभा के बजाय रविंद्र कला क्षेत्र में मुनक्किद करने का ऐलान किया था। हुकूमत के इस फैसले के बाद टीपू सुल्तान के मद्दाहों में मायूसी देखने को मिल रही थी। ಬ್ಯಾಂಕಟಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂಚೂರು ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾವು ಜಯಮಾಲ ಅವರು 3ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಟ್ ಹಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ CM ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿದ್ದರು CM ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಥರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಂಕಟ್ ಹಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರೇ CM ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಜೆ 6:15 ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪರಮೇಶ್ವರ್ मुजाहिदे आज़ादी टीपू सुल्तान की शख्सियत को सिर्फ जयंती यानी यौम पैदाइश तक महदूद न रखा जाए, बल्कि इस अजीम शख्सियत के कारनामों और कुर्बानियों पर मजीद रिसर्च हो। यूनिवर्सिटी कायम करने की तजवीज़ पर भी हुकूमत गौर खौज करे। बेंगलुरु में साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने इन तमाम ख्यालात का इजहार किया। के रहमान खान ने अवाम से भी अपील की कि वो पुरअमन तरीके से टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाएं। और के रहमान खान ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। कर्नाटक में 10 नवंबर को मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश एक बार फिर सरकारी सतह पर मनाया जा रहा है, लेकिन इस मौके पर खूब सियासत हो रही है, खूब हंगामा आराई हो रही है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मरकज़ी वज़ीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर के रहमान खान। रहमान खान साहब, इस्तकबाल है आपका। जिस तरह हम देख रहे हैं, जिस तरह सियासत हो रही है, कहीं ना कहीं तशवीश की बात है। ये जिस दिन से हुकूमत ने तय किया कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह की जयंती मनाएंगे, उसी दिन से ये एक तनाज़ा, एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बना है। ये सबको मालूम था कि टीपू सुल्तान शहीद की शख्सियत और एक फ़रीक़ है कर्नाटक में, जो जब मैं टीपू सुल्तान के नाम पर यूनिवर्सिटी का जो मंसूबा में रखा था, उस वक्त भी इसी तरह से सियासत चली थी और अपोज किया गया था। ये तो नई बात नहीं है, मगर इसके बावजूद भी मैं सरकार जो सिद्धरामैया जी ने इसको शुरू किया है, एक मुजाहिद आज़ादी हैं और उन्होंने पहले मुजाहिद आज़ादी हैं जो अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दी, और इस तरह का निडर लीडर जो तारीख़ की को गलत बताकर ये जो
चंद ख़ास फ़िरक़े के लोग उनसे नाइत्तफ़ाक़ी कर रहे हैं, ये अमूमन सही नहीं है। नहीं, ये देखिए दो इश्यूज़ हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, एक यानी हम भी नहीं चाहते, जो टिप्पू सुल्तान के शहदा हैं, जो चाहने वाले हैं कि उनके नाम पर कोई आपस में नाइत्तफ़ाक़ी और मुज़ाहरे नहीं होना चाहिए। देखिए जो शराइत लगाए गए हैं, मुझे मालूम नहीं किन वजूहात के पर शराइत लगाए गए हैं। हो सकता है 2-3 जैसे मौके पर कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब हुआ था, तो वो एहतियातन कुछ फैसले लिए गए हैं, मगर टीपू जयंती मनाने का गवर्नमेंट का मुसम्मम इरादा है और मनाएंगे। गवर्नमेंट की नीयत से सवालात हर एक के पूछा सकते हैं, गवर्नमेंट की नीयत पर, चाहने वालों की नीयत पर, सबके ऊपर सवालात उठा सकते हैं, मगर हम मजमूई तौर पर यह करते हैं कि हुकूमत कमिटेड है। देखिए मैं ज़ाती तौर पर एक मुल्क में या एक समाज में जयंती भी होना चाहिए, यादों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, इससे मैं पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूँ, मगर ये यादें या जयंतियों तक ही महदूद नहीं होना चाहिए। टिप्पू सुल्तान की कंट्रीब्यूशन सिर्फ जयंती के वक्त याद आते हैं क्या? इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि रिसर्च कहाँ हुआ है, कितने लोग टिप्पू सुल्तान के कारनामों पर रिसर्च किया है। शेख अली साहब 30-40 साल पहले जो रिसर्च किए थे, जो उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई हमारे जो टिप्पू सुल्तान के चाहने वाले एक टिप्पू चेयर भी कहीं भी यूनिवर्सिटी में एस्टैब्लिश नहीं करे, कोई स्टूडेंट टिप्पू एज ए सब्जेक्ट लेके रिसर्च नहीं किया, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भोपाल वस्त से कांग्रेस के उम्मीदवार आरिफ मसूद ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। आरिफ मसूद अपने हिमायतियों के साथ जुलूस की शक्ल में भोपाल कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर आरिफ मसूद ने अवाम की अदालत में बीजेपी के 15 साल इक़्तिदार पर नाकामियों, किसानों और अक़लियतों के साथ किए गए मज़ालिम, बेरोजगारी और अक़लियतों के तालीमी मसाइल को लेकर अवाम की अदालत में जाने का ऐलान किया। हिंदुस्तान में एक माहौल बनाया था कि रोजगार देंगे, और उन नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। तमाम बस्तियों में जो आलम गंदगी का है और जो हमने पीड़ा दलित बस्तियों में संविधान यात्रा के दौरान देखी, वो दर्द, वो पीड़ा मेरे दिल और दिमाग पे छाई हुई है। और जब मैं उन गलियों में घूम रहा था तो मैंने उनसे कहा था कि मालिक ने अगर मुझे दोबारा मौका दिया तो आपकी इस पीड़ा को दूर करने का काम करूंगा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने दोबारा मुझ पर विश्वास किया है। मैं निश्चित रूप से ये उम्मीद करूंगा कि उन मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश करूंगा जिन्होंने उन पीड़ा को झेला है। कल से मुंबई में सुन्नी दावते इस्लामी के 28वें सरोजा आलमी इज्तिमा का आगाज होने जा रहा है। कल बाद नमाज जुमा मुंबई के आजाद मैदान में इज्तिमा का आगाज होगा। पहला रोज खवातीन के लिए, जबकि दूसरा और तीसरा दिन मर्दों के लिए मुख्तस होगा। 11 नवंबर को इज्तिमाई दुआ के साथ इज्तिमा इख्तिताम पजीर होगा। इज्तिमा की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात कर लिए गए हैं। 30 मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम और 42 सीसीटीवी कैमरों से पूरे इज्तिमा पर निगाह रखी जाएगी। इज्तिमा में मजहबी इस्लाही बयानात को अहमियत दी जाएगी। और अब बात करेंगे कि किस तरह हुकूमत मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमात को कर रही है फरामोश। मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमात को धीरे धीरे सियासी सतह पर किस तरह फरामोश किया गया है, इसके लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखना जरूरी है।
मौलाना आजाद heritage.org पर अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की तस्वीर नजर आएगी। साल 2013 में मौलाना आजाद की यादों को समेटने के लिए, उनकी किताबों, उनकी तस्वीरों को संभालने के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया था, लेकिन आज इस पर लिखा हुआ है कि ये बिकाऊ है। मौलाना आजाद heritage.org इज फॉर सेल। दरअसल पोर्टल शुरू होने के 6 महीने बाद ही बंद हो गया था, क्योंकि डोमेन का पैसा अदा नहीं किया गया। गुज़श्ता 4 सालों में मुल्क के पहले वजीर तालीम के नाम का पोर्टल बंद पड़ा है। साबिक मरकजी अक़लियती वजीर के रहमान खान ने हुकूमत के इस अमल पर अफसोस का इजहार किया है। बदकिस्मती से इन 70 सालों में कहीं ना कहीं मौलाना आज़ाद की शख्सियत के साथ नाइंसाफ़ी हिंदुस्तान में हो रही है, जहां आज ये कोशिश हो रही है कि हर आदमी, हर कौम इन नेशनल लीडर्स को अडॉप्ट करके ये कोशिश कर रही है कि उनके हामी बनने की कोशिश कर रही है। अब नजर डालते हैं मौलाना आजाद के मज़ार पर, जो दिल्ली की जामा मस्जिद के करीब मौजूद है। इस मज़ार की हालत ठीक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 11 नवंबर को मौलाना आजाद का यौम पैदाइश है और इस मौके पर प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। तकरीबन 35 साल बाद मज़ार और पार्क की मरम्मत कराई जा रही है। मौलाना आजाद के पड़पोते और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज बख्त अहमद कहते हैं कि कांग्रेस ने भी मौलाना आजाद के साथ इंसाफ नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के रीजनल सेंटर भोपाल में मौलाना आजाद वीक के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में दानिश्वरों ने मौलाना आजाद इफ्कार नजरियात पर रोशनी डालते हुए मौलाना आजाद के नजरिया तालीम को वक्त की अहम जरूरत से ताबीर किया। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में मौलाना आजाद की हयात व खिदमात पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में दानिश्वरों ने मौलाना आजाद के तालीमी नजरियात पर तफसील से रोशनी डालते हुए कहा कि मौलाना आजाद ने जिन खतूत पर मुल्क की तालीम का खाका तैयार किया था, ये न सिर्फ मुल्क की जरूरत है बल्कि इसी में मुल्क की तरक्की का राज भी मुज़मिर है। ह्यूमनिज्म को ज्यादातर डालने को बहुत कोशिश किया है, इसलिए आज के वक्त में, आज के दिन में तो मौलाना आजाद साहब का बहुत ज़रूरत लगती है, क्योंकि वो मज़हब से उठकर राष्ट्र के निर्माण में सब लोग भागीदारी लेने का बहुत बोलते थे। सो इसलिए आज़ाद साहब जैसा सोचने वाला, आज़ाद साहब जैसा बोलने वाले का ज़रूरत दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। हिंदुस्तान में जो तालीमी निज़ाम की बुनियाद पड़ी, वो आज़ादी के बाद उसकी बुनियाद डालने वालों में सबसे अहम किरदार जो है मौलाना आज़ाद का था। सहाफ़त में, इल्म हुनर में, दीनी मामलात में उनका बहुत अहम रोल रहा है। जिंदगी में वो हर शोबे के माहिर थे। प्रोग्राम के तहत तलबा के बीच क्विज मुकाबला, तकरीरी मुकाबला, बैतबाजी और शेरी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद नई नस्ल को मौलाना आजाद के अफकार और नजरियात से वाकिफ कराना है। इसका मकसद असल में जो आने वाली नस्ल है, और ख़ास तौर से हम लोग टीचर एजुकेशन में हैं, तो असतज़ा जो आने वाले असतज़ा हैं उनको मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी के उन तमाम तर पहलुओं से रोशनास करवाना है, ताकि वो आने वाली नस्ल में उन तमाम तर पहलुओं को ट्रांसफ़र कर सके। ऐसे वक्त में जब हुकूमत की जानिब से मौलाना आज़ाद के अफकार व नजरियात के फरोग के लिए कोई खास काम नहीं किया जा रहा है, इस तरह के प्रोग्राम वक्त की अहम जरूरत बन गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। रांची में अंजुमन इस्लामिया की मुहिम के तहत अक़लियती तालीमी इदारों में तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। अजीम मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के पेश नज़र तालीमी और खैर सगाली मुहिम के तहत मुनक़िद इस मुकाबले में तालिबा और तालिबात मौलाना आज़ाद और उनके हयात व खिदमात पर अंग्रेज़ी ज़बान में तकरीर कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इन इदारों के टॉपर बच्चों को 11 नवंबर को यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िद फ़ाइनल मुकाबले में मौका फराहम किया जाएगा। इस मुकाबले में टॉप करने वाले बच्चों को एज़ाज़ से भी नवाजा जाएगा।
और अब पेश है आज का बेसाख्ता। नोटबंदी के लिए हमको ये गाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ले कटोरा हाथ में अपने ही पैसों के लिए, ले कटोरा हाथ में अपने ही पैसों के लिए, एटीएम के रात दिन चक्कर लगाना याद